बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट का इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम की खुसूसियात। इसके तकरीबन 3-4 पॉइंट आपने करने होते हैं। 3-4 पॉइंट हैं, इंतहाई इजी पॉइंट हैं, इनको समझने की कोशिश करें। इसकी तरफ हम जाते हैं, लेकिन इन पॉइंट्स की तरफ जाने से पहले आपको पता होना चाहिए, इक्विलिब्रियम का थोड़ा कंसेप्ट होना चाहिए। अगर इक्विलिब्रियम का आपको थोड़ा कंसेप्ट होगा तो आपके लिए चारों पॉइंट्स इंतहाई इजी होंगे और आप फिंगर टिप्स पे इनको याद कर लेंगे। अब इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट क्या है कि आपको पता होना चाहिए। पहली बात पता होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन की खासियत है। रिवर्सिबल रिएक्शन के दौरान इक्विलिब्रियम होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन के दौरान इक्विलिब्रियम का पॉइंट आता है, इक्विलिब्रियम की स्टेज आती है, इक्विलिब्रियम अचीव होता है। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम का कोई कंसेप्ट नहीं है। अब उसकी वजह यह है कि इक्विलिब्रियम हम कहते हैं, इक्विलिब्रियम उस चीज को कहते हैं जब रेट ऑफ रिवर्स इक्वल हो जाए रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल हो जाए रेट ऑफ रिवर्स के। रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हो जाएं। जब जितना रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में जितनी स्पीड से जाए उतनी ही स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्ट करके वापस रिएक्टेंट में आ जाए। मतलब जितनी स्पीड से रिएक्टेंट आगे रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए, मतलब फॉरवर्ड जाए जिस स्पीड से, उतनी ही स्पीड से प्रोडक्ट वापस रिवर्स होके बैकवर्ड डायरेक्शन में आके रिएक्टेंट बना दे। दोनों की स्पीड जब बराबर हो जाए तो हम कहेंगे ये कौन सा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम है। लेकिन इक्विलिब्रियम इनकी स्पीड तब बराबर होगी जब प्रोडक्ट के रिवर्स आने के चांस हों। अगर प्रोडक्ट इरिवर्सिबल के केस में हम कहते हैं प्रोडक्ट रिवर्स आता ही नहीं, मतलब इरिवर्सिबल के केस में रिवर्स आने के रेट ऑफ बैकवर्ड के चांस बिल्कुल जीरो है। रेट ऑफ बैकवर्ड होता ही जीरो है, वो होता ही नहीं, रिएक्शन रिवर्स आता ही नहीं, तो उधर फिर इक्विलिब्रियम का कोई चक्कर नहीं होगा। इसलिए हम पहला पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं और पहला पॉइंट इसी बात से रिलेटेड है कि इक्विलिब्रियम सिर्फ किधर अचीव किया जाता है, क्लोज सिस्टम में। इक्विलिब्रियम हासिल होने के चांस अब आपको कहाँ होंगे, जब आप किसी भी चीज का रिएक्शन करें और रिएक्शन करने के लिए जो आप वेसल लें, जो बर्तन लें, जो कंटेनर लें, वो क्लोज्ड होना चाहिए। अगर आपने वो रिएक्शन क्लोज सिस्टम में करवाया उधर इक्विलिब्रियम अचीव होगा। अगर आपने वो रिएक्शन ओपन सिस्टम में करवाया, इधर इक्विलिब्रियम का कोई चांस नहीं होगा, इक्विलिब्रियम इधर अचीव नहीं होगा। अब उसकी वजह यह है कि जब हम रिएक्शन को ओपन सिस्टम में करवाएं तो हमारे पास रिएक्शन इरिवर्सिबल बन जाता है। लाइक इसकी एग्जांपल मैं लेता हूं, आपके पास हमने रिएक्शन करवाया नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का, इन दोनों का रिएक्शन करवाएं तो आगे प्रोडक्ट में बनता है अमोनिया। N2 + 3H2 gives us 2NH3। नाइट्रोजन भी आपके पास गैस है, हाइड्रोजन भी आपके पास गैस है, और जो अमोनिया बन रहा है ये भी आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है, ये गैस है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एज अ रिएक्टेंट हैं और जो अमोनिया है NH3 है, ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है। लेकिन आप माइंड में रखें कि प्रोडक्ट जो है वो कौन सी फिजिकल स्टेट में है, वो है गैसियस स्टेट में। अब अगर आप यही रिएक्शन ओपन सिस्टम में करवाएंगे तो होगा क्या, ओपन सिस्टम में जब आप करवाएंगे
आपने एक वेसल ले ली, उसको ओपन छोड़ दिया, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस डाल दी, हाइड्रोजन गैस डाल दी, इन दोनों का रिएक्शन करवाने के लिए इसको हीट कर दिया। हीट किया तो ये रिएक्शन होने लग गया। जब रिएक्शन होने लग गया तो आगे आपके पास ये दोनों गैसेस आपस में रिएक्ट करके ये अमोनिया में बदल गई। अमोनिया इन्होंने बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। लेकिन प्रोडक्ट कौन सी हालत में बन रहा है? प्रोडक्ट आपका गैसियस स्टेट में है। और आपको पता है गैस, उसको जरा सा भी सुराख कहीं से मिले वो उधर से भागने की कोशिश करती है, भाग जाती है। आपने भी काफी दफा एक्सपीरियंस किया होगा कि गैस बंद जगह में रहना पसंद नहीं करती। अगर उसको खुली जगह मिल जाए तो वहां से उस जगह से वो फौरन निकलने की कोशिश करती है। तो इधर भी आपने अगर ये रिएक्शन ओपन सिस्टम में करवाया तो जैसे ही आपका प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट इस जगह को छोड़ के चला जाएगा, प्रोडक्ट इस मैदान जंग से ही भाग जाएगा, इस एनवायरनमेंट को छोड़ जाएगा। जब प्रोडक्ट इस एनवायरनमेंट से ही चला जाएगा, इस जहां पे रिएक्शन हो रहा है उस जगह को ही छोड़ के चला गया, उधर क्या है, इसके फिर रिवर्स आने के कोई चांस नहीं होंगे। प्रोडक्ट ने इस मैदान जंग को ही छोड़ के वो चला गया, उसने इस एनवायरनमेंट को ही छोड़ दिया, तो इसके फिर रिवर्स आने के चांस नहीं होंगे। तो ये फिर आपने जब अगर ओपन सिस्टम में रिएक्शन करवाया, प्रोडक्ट बनते साथ ही उधर से भाग गया, उस एनवायरनमेंट को छोड़ गया, तो उसने वापस खाक आना है। वापस तो वो तब आता अगर उधर ही रहता, उसको हीट मिलती, वो टूट के दोबारा से उसने क्या बनाना था, रिएक्टेंट बनाना था। लेकिन प्रोडक्ट को मौका मिला, जैसे ही वो बनता गया उसको उधर से भागने का मौका मिल गया, तो उसके फिर वापस आने का कोई चांस नहीं होगा, रिवर्स आने का चांस नहीं होगा। तो इरिवर्सिबल ये रिएक्शन आपका कौन सी डायरेक्शन में चला जाएगा, कौन सा रिएक्शन बन जाएगा? इरिवर्सिबल रिएक्शन कब बनेगा? जब आपने रिएक्शन को ओपन सिस्टम में करवा दिया। जब इरिवर्सिबल रिएक्शन बन गया, रिएक्शन ओपन सिस्टम में आपने करवाया और रिएक्शन आपका इरिवर्सिबल है, तो इरिवर्सिबल का इक्विलिब्रियम से तो कोई ताल्लुक नहीं है, इक्विलिब्रियम इधर अचीव आपको नहीं होगा। हाँ, इक्विलिब्रियम तब अचीव होगा कि आप इस रिएक्शन को किस तरह कराएं, कौन से सिस्टम के अंदर करवाएं। इस रिएक्शन को आप क्लोज सिस्टम में करवाएं। जो वेसल आप ले रहे हैं उसको ऊपर से क्या कर लें, बंद कर लें। प्रोडक्ट के भागने के चांस आप खत्म कर दें। N2+3H2 ये आपके पास रिएक्टेंट हैं, इन्होंने रिएक्ट किया, आगे इन्होंने बना दी NH3, प्रोडक्ट बना दिया। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है इसके भागने के चांस आपने क्या कर दिए, खत्म कर दिए। रिएक्शन ऊपर सिस्टम को क्या कर लिया, क्लोज कर दिया। तो अब इधर आपने प्रोडक्ट को भागने का मौका नहीं दिया, प्रोडक्ट उसी एनवायरनमेंट के अंदर है, उसी मैदान जंग के अंदर है। तो अब वो प्रोडक्ट मजबूर हो के, इसको भी जब थोड़ी बहुत हीट मिलेगी तो जैसे रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे थे, प्रोडक्ट भी मजबूर होके हीट मिलने की वजह से दोबारा से टूट के रिएक्टेंट में रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। तो अब रिएक्शन जब आप क्लोज सिस्टम में करवाएंगे तो रिएक्शन आपका होगा रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल में लाजमी एक स्टेज आती है जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। जब इक्वल होंगे तो उसी टाइम को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम। इसलिए हम कहते हैं इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के चांस सिर्फ किस में है, क्लोज सिस्टम में है। रिएक्शन इसके इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के चांस सिर्फ क्लोज सिस्टम में है। ओपन सिस्टम में रिएक्शन ओपन सिस्टम में इक्विलिब्रियम अचीव कभी भी किसी सूरत में भी अचीव नहीं हो सकता। उसकी रीजन मैंने आपको बता दी। जब रिएक्शन ओपन सिस्टम में करवाया जाए तो रिएक्शन इरिवर्सिबल बन जाता है, और इरिवर्सिबल और इक्विलिब्रियम का कोई आपस में कोई लेन देन नहीं है। इसको दूसरे लिहाज से देखें तो हम कहते हैं कि अगर दो लड़का और लड़की आपस में इंटरेक्ट करना चाहें, चुम्मा चाटी करना चाहें, तो वो ओपन सिस्टम में ओपन जगह पे नहीं कर सकते। उनको ये चुम्मा चाटी करने के लिए, प्यार करने के लिए क्या चाहिए, एक क्लोज जगह चाहिए, क्लोज सिस्टम चाहिए। तो इस तरह हम इक्विलिब्रियम को भी कहते हैं कि प्यार सिर्फ जो सा है वो बंद कमरे में किया जा सकता है, इक्विलिब्रियम भी इसी तरह क्लोज सिस्टम में अचीव किया जा सकता है। ओपन सिस्टम में इक्विलिब्रियम अचीव नहीं किया जा सकता। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट, इंतहाई इजी पॉइंट आपने लिखना है इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स में। वो तो उसका नाम बता रहा है, उसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है कि इक्विलिब्रियम
की खासियत है कि इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हो जाते हैं। इक्विलिब्रियम इक्वल, नाम ही उसका बता रहा है कि इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स बिकम्स इक्वल। तो आपने दूसरे पॉइंट में लिखना है एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल। इक्विलिब्रियम पे ये बात हो जाती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन आपने दूसरे पॉइंट में लिख देनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आपने जब दूसरे पॉइंट की तरफ आना है तो इक्विलिब्रियम की जो डेफिनेशन है वो आपने उधर मेंशन कर देनी है कि इक्विलिब्रियम के टाइम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स इक्वल हो जाते हैं। मतलब जितनी स्पीड से रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, फॉरवर्ड जितनी स्पीड से जाते हैं उतनी ही स्पीड से प्रोडक्ट वापस रिवर्स होके क्या बना देता है, रिएक्टेंट बना देता है। अगर ये दोनों स्पीडें फॉरवर्ड की स्पीड और रिवर्स की स्पीड इक्वल हो जाएं तो इस पॉइंट को फिर हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, और तीसरा पॉइंट इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको बहुत से स्टूडेंट्स अच्छी तरह नहीं समझ सकते, इसका कंसेप्ट उनके माइंड में नहीं आता, लेकिन जीनियस किस्म के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उसको पिक कर जाते हैं। लेकिन मैं इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आप सब लोगों को ये तीसरा पॉइंट समझ आ जाए। बल्कि तीसरे पॉइंट को समझने के लिए थोड़ा सा दूसरे पॉइंट को मैं दोबारा से रिवाइज करता हूँ। अब आपने माइंड में रखना है इक्विलिब्रियम जो हम कह रहे हैं, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में हम कह रहे हैं इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। अब रेट का मतलब है स्पीड। इस बात को अब मैं जोर दे रहा हूं इस बात पे कि इक्विलिब्रियम उस चीज को नहीं कहते कि इक्विलिब्रियम पे हम ये नहीं कह रहे कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। अब ये कुछ लोगों के माइंड में ये गलत कंसेप्ट बैठ जाता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पहुंचेगा उस वक्त अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बराबर हो जाएंगे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब इक्विलिब्रियम पे जितने इक्विलिब्रियम उस चीज को कहेंगे कि जितना इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जितनी रिएक्शन के दौरान जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट इक्वल हो जाए तो इस चीज को इक्विलिब्रियम कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम कह रहे हैं इक्विलिब्रियम कहते हैं, इक्विलिब्रियम उस स्टेज को कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं कि रिएक्शन के दौरान जब स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए स्पीड ऑफ रिवर्स रिएक्शन, हम इसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम कभी भी इस चीज को नहीं कहते हैं कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बिकम इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अब इसको दूसरे लिहाज से समझें। तीसरे पॉइंट में हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि तीसरा पॉइंट है आपके पास, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है उस टाइम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट का मतलब उसमें तब्दीली आना खत्म हो जाती है। अब इसको दूसरे लिहाज से समझें कि शुरू में हम कहेंगे रिएक्शन जब स्टार्ट में होगा तो क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन जब स्टार्ट में है, रिएक्टेंट ज्यादा प्रोडक्ट नेग्लिजिबल, मतलब बिल्कुल जीरो ना होने के बराबर। ये बिगनिंग की बात है, एट बिगनिंग। अब जब टाइम गुजरेगा तो क्या होगा, आस्ता आस्ता रिएक्शन शुरू होगा तो रिएक्टेंट जो ज्यादा हैं उनकी टाइम गुजरने के साथ उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल एकदम जीरो हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ शुरू में वो अगर 100 से थे तो 100 से 99 से 98 करते करते आस्ता आस्ता टाइम गुजरने के साथ साथ इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और प्रोडक्ट टाइम गुजरने के साथ जो शुरू में बिल्कुल जीरो हैं लेकिन टाइम जैसे जैसे गुजरेगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आस्ता आस्ता बढ़ती जाएगी। तो अब इस कहने का मतलब ये है जैसे जैसे टाइम गुजरेगा रिएक्टेंट की अमाउंट भी चेंज होगी, इसकी मिकदार पे भी फर्क पड़ेगा, इसकी वैल्यू चेंज होगी, और प्रोडक्ट की अमाउंट पे भी फर्क पड़ेगा, वो चेंज होगी। लेकिन ये फर्क तब तक पड़ेगा जब तक
रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा, चेंज तब तक आती रहेगी इनकी वैल्यूज में जब तक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा। बिफोर इक्विलिब्रियम ये सारा प्रोसेस होता रहेगा कि रिएक्टेंट की अमाउंट डिक्रीज होती जाएगी, टाइम गुजरने के साथ चेंज होती जाएगी, और प्रोडक्ट की अमाउंट इंक्रीज होती जाएगी, मतलब चेंज होती जाएगी, उसमें वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन एट इक्विलिब्रियम जैसे ही रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम पे पहुंचा, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि उसके फॉरवर्ड जाने की और रिवर्स आने की स्पीड जब बराबर हो जाएगी, उसके बाद रिएक्शन अगर जारी रहेगा, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट या मिकदार में चेंज आना, वैल्यू उनकी चेंज होना बंद हो जाएगी, चेंज खत्म हो जाएगी, और इनकी वैल्यूज, इनकी अमाउंट दोनों की क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। जितना इनकी अमाउंट के अंदर, इनकी मिकदार के अंदर इक्विलिब्रियम से पहले पहले जितना इनके अंदर चेंज आना थी वो आ चुकी होगी। जैसे ही रिएक्शन आपके पास इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा, उसके बाद रिएक्टेंट की अमाउंट भी कांस्टेंट हो जाएगी और प्रोडक्ट की अमाउंट भी कांस्टेंट हो जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि अगरचे रिएक्शन जारी होगा, लेकिन उसके बावजूद ना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे कोई फर्क पड़ेगा, ना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे कोई फर्क पड़ेगा। इसको दूसरे लिहाज से समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं आपकी क्लास की, कि हम फर्ज कर लेते हैं हमारे पास दो कमरे हैं, एक साइड को रिएक्टेंट वाला कमरा कह देते हैं, एक साइड को प्रोडक्ट वाला कमरा कह देते हैं। क्लासरूम है, ये है 10th A और ये है 10th B। अब शुरू में हम इमेजिन करते हैं कि सारे के सारे स्टूडेंट्स, जितने के जितने 10th के स्टूडेंट्स हैं, उनको हमने ला के बिठा दिया 10th A के अंदर। सारे के सारे स्टूडेंट्स आके कौन सी क्लास में बैठ के 10th A, मतलब रिएक्टेंट वाली साइड, ये बिगनिंग की बात हो रही है, एट स्टार्ट। अब शुरू की बात करें, 10th A भरी हुई है, मतलब इधर स्टूडेंट्स की तादाद पीक पे है, बहुत ज्यादा है, और 10th B जो है वो बिल्कुल खाली है। लेकिन उसके बाद इधर कोई टीचर आता है, वीपी आता है या प्रिंसिपल आता है, वो आके इधर अनाउंस कर देता है और 10th के स्टूडेंट्स को ओपन चॉइस दे देता है। कहते हैं कि आप लोग आज सेल्फ स्टडी करें, जिसकी मर्जी है वो 10th A में बैठे, जिसकी मर्जी है 10th B में बैठे। तो आपको पता है स्टूडेंट्स की नेचर होती है कि वो एक जगह टिक के बैठने के आदी नहीं होते, वो हरकत में, जिस तरह कहते हैं बरकत है, उस फार्मूले को लेके चलते हैं, उस पर अमल करते हैं। तो जैसे ही इधर अनाउंसमेंट होगी तो क्या होगा, स्टूडेंट्स 10th A से 10th B की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अब हम दूसरे लिहाज से, केमिस्ट्री के लिहाज से देखेंगे तो हम कहेंगे ये फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो गई। अब हो सकता है शुरू में 30 स्टूडेंट्स ने एकदम जंप लगाया और किधर पहुंच गए हों, 10th B में, या सॉरी 30 के बजाय हम इसको कोई वैल्यू दे देते हैं 25 स्टूडेंट्स। अब जिस टाइम पे यहां से 10th A से 25 स्टूडेंट्स 10th B की तरफ गए, आया उस टाइम पे 10th B से कोई इधर वापस 10th A में आया होगा? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि 10th B तो उस वक्त खाली थी। ये बिल्कुल स्टार्ट की बात होती है। लेकिन जब ये 25 स्टूडेंट उधर पहुंच गए, उसके बाद हम कहते हैं फिर थोड़े वक्फे बाद जहां से 20 स्टूडेंट्स ने फिर जंप लगाया और 10th B की तरफ मूव किया। अब पहले थे 25, अब उसके बाद 20 पे आ गए। आसपास का टाइम गुजरने के साथ फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, थोड़ी कम। तो अब जब उधर 25 पहुंच गए थे, जब यहाँ से 20 जाने लगे, तो हो सकता है उस टाइम पे 5 स्टूडेंट उधर से वापस आ जाए। उधर वो बोर हो गए, उधर वो कहेंगे कि उधर माहौल अच्छा नहीं है। 10th B का आपको पता है, वैसे भी उधर SSGs कमांडोज होते हैं, तलाल इफ्तिखार वगैरह होंगे, अब्दुर्रहमान अशरफ होगा, तो हो सकता है उधर से स्टूडेंट्स वापस आना शुरू हो जाएं।
अब फिर अगले टाइम पे हो सकता है 15 स्टूडेंट्स ने इधर से जंप लगाया हो और 10th बी की तरफ जाएं, तो जब यहाँ से 15 इधर आए तो हो सकता है इधर से 10, या हम 10 के बजाय कहते हैं 8 स्टूडेंट वापस आ गए। अब आस्ता आस्ता आप देख सकते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड जो पहले 25 फिर 20 फिर 15 आस्ता आस्ता वो कम हो रही है, और यहाँ पे जो पहले था 5 से 8, यहाँ रिवर्स रिएक्शन की स्पीड आस्ता आस्ता बढ़ेगी। लेकिन आप इस बात को माइंड में लाएं कि जब 25 यहाँ से गए इधर गए तब यहाँ की तादाद पे, यहाँ की स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ेगा, काफी चेंज हो जाएगी। 20 यहाँ से इधर गए तब भी दोनों क्लासेस की स्ट्रेंथ इधर भी चेंज हो जाएगी, इधर 10th बी में भी स्टूडेंट्स का जब आना जाना लगा होगा चेंज हो जाएगी। अब करते करते हम कहते हैं एक ऐसा टाइम आया कि अब यहाँ पे स्टूडेंट्स रह गए 40 और यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं 50 जब ये आना जाना लगा। उसके बाद हम कहते हैं एक ऐसा टाइम आया कि यहाँ से जब 10 स्टूडेंट मूव करके 10th बी में गए, 10th ए से 10 स्टूडेंट्स ने जंप लगाया और 10th बी में गए, उसी टाइम पे 10th बी से भी 10 स्टूडेंट वापस आ गए। अब ये है आपके पास इक्विलिब्रियम। अब इस इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जितने स्टूडेंट्स ने जिस टाइम पे यहां से 10 स्टूडेंट आगे की तरफ गए, वहां से 10 स्टूडेंट उसी टाइम पे वापस आ गए। अब इस टाइम पे ना क्लास 10th ए की स्ट्रेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा, ना क्लास 10th बी की स्ट्रेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा। मतलब जितने स्टूडेंट्स यहाँ से निकल के उधर गए, 10 यहाँ से अगर कम हुए हैं तो उसी टाइम पे 10 वहां से इधर वापस आके उन्होंने इस तादाद को दोबारा से क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया, पूरा कर लिया, लेवल को दोबारा अचीव कर लिया। तो इस टाइम पे हम कहेंगे जब इक्विलिब्रियम पे, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए तो उसके बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो अमाउंट है, स्ट्रेंथ है, तादाद है, उनकी मिकदार है, उन पे फर्क आना खत्म हो जाता है। क्योंकि जितना रिएक्टेंट रिएक्ट करके जितनी अमाउंट में रिएक्टेंट आगे जाता है उसमें कमी आती है, उतनी ही अमाउंट में प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना के उस कमी को क्या कर देता है, पूरा कर देता है। तो इसलिए हम कहेंगे एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे जब रिएक्शन पहुंचता है उस वक्त रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट जो है, कंसंट्रेशन, उसमें बदलाव आना, उसकी वैल्यू में चेंज आना, उसके अमाउंट में कमी बेशी होना, वो ख़त्म हो जाती है। वो अगरचे रिएक्शन जारी होता है, हरकत जारी होती है, स्टूडेंट्स 10th ए से 10th बी की तरफ भी जा रहे हैं और 10th बी से 10th ए की तरफ भी आ रहे हैं, लेकिन इनके आने जाने के बावजूद ना 10th ए की स्ट्रेंथ पे, तादाद पे कोई फर्क पड़ रहा है और ना 10th बी की तादाद पे कोई फर्क पड़ रहा है। वजह क्या है कि जितने स्टूडेंट, ये दोनों प्रोसेस हो रहे हैं लेकिन इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं। जितने स्टूडेंट्स यहाँ से लीव करते हैं उतने ही स्टूडेंट वहां से दोबारा इंटर हो जाते हैं। तो यही केस हम इस इक्विलिब्रियम में केमिकल रिएक्शन के लिहाज से हम कहेंगे कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, उसमें बदलाव खत्म हो जाएगा। और उसके बाद आखिरी चौथा पॉइंट है आपके पास कि इक्विलिब्रियम दोनों साइडों से अचीव हो सकता है। जिस तरह आप वो दूसरा प्रोसेस जो सा है इंटरकोर्स वाला कॉम्बिनेशन वाला प्रोसेस जो सा है, वो आप दोनों साइडों से कर सकते हैं। फॉरवर्ड फ्रंट साइड से भी आप वो सुरूर ले सकते हैं, वो प्रोसेस कर सकते हैं, और बैकवर्ड साइड से भी अगर आप चाहें गर्ल के साथ तो वो बैकवर्ड साइड से भी पठान जो से हैं वो कर सकते हैं उस प्रोसेस को। तो इस तरह हम कहेंगे इक्विलिब्रियम जो है वो आइदर साइड अचीव हो सकता है। मतलब आइदर साइड का मतलब दोनों साइडों से इक्विलिब्रियम हासिल किया जा सकता है। प्रोडक्ट वाली साइड से भी आप इक्विलिब्रियम के लेवल पे पहुंच सकते हैं और रिएक्टेंट वाली साइड से भी आप इक्विलिब्रियम के लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो चौथा पॉइंट है आपके पास इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर साइड। आइदर साइड का मतलब है स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट और स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोडक्ट। कि आप कोई रिवर्सिबल रिएक्शन शुरू कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम इस रिएक्शन को ले लेते हैं H2 + I2। ये रिएक्शन हमने स्टार्ट कर लिया किससे,
हाइड्रोजन और आयोडीन को लेके ये रिएक्शन स्टार्ट किया और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाना शुरू कर दिया। अब हमने स्टार्ट रिएक्टेंट से लिया और रिवर्सिबल रिएक्शन, इस रिएक्शन को हमने क्लोज सिस्टम में करना शुरू कर दिया। अब हमने रिएक्शन स्टार्ट लिया रिएक्टेंट वाली साइड पे, तो ये रिएक्टेंट वाली साइड से जब हमने रिएक्शन स्टार्ट किया तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन अगर हुआ तो ये रिएक्टेंट वाली साइड से स्टार्ट करने के बावजूद स्टार्ट करने से ये इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा। और एक दूसरा बंदा है, वो क्या कहता है, वो जो हाइड्रोजन आयोडाइड है जिसको हम प्रोडक्ट मान रहे हैं उसको गर्म करना शुरू कर देता है किसी क्लोज सिस्टम में और उससे बनाना शुरू कर देता है हाइड्रोजन और आयोडीन। अब इस केस में हम कह रहे हैं रिएक्शन उसने स्टार्ट किया हाइड्रोजन आयोडाइड से जिसे हम प्रोडक्ट मान रहे थे, और हाइड्रोजन और आयोडीन जिनको हम रिएक्टेंट मान रहे हैं, अब वो प्रोडक्ट से रिएक्शन स्टार्ट कर रहा है, लेकिन शर्त क्या है, ये रिएक्शन को किस में कर रहा है, क्लोज सिस्टम में। अब जब क्लोज सिस्टम में ये रिएक्शन हो रहा है तो ये रिएक्शन कौन सा होगा, रिवर्सिबल होगा। रिवर्सिबल जब होगा तो इसमें लाजमी इक्विलिब्रियम का पॉइंट आएगा, इक्विलिब्रियम का पॉइंट अचीव होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई सा भी रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट वाली साइड से भी अचीव हो सकता है और उसमें इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट वाली साइड से भी अचीव हो सकता है। तो आपके पास ये इक्विलिब्रियम के इंतहाई इंपॉर्टेंट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने इधर एक्सप्लेन किए हैं। आई होप सो कि आपको इस टॉपिक की जो कंसेप्ट है वो आपके माइंड में बैठ गया होगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़ ऑल ऑफ यू।